साथियों नमस्कार। बातों का हथौड़ा चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। साथियों, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले एक दूसरे को सूचना देने के लिए चिट्ठियों का आदान प्रदान होता था और चिट्ठियों का इंतज़ार करते करते थक जाते थे लोग। रोज़ाना जिनके घर के सदस्य परदेश में होते थे, नौकरी करते थे, उनकी चिट्ठी आने के लिए इंतज़ार करते थे। गली में डाकिया आता था तो लगभग हर घर से कोई ना कोई निकल के देखता था कि हमारी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, लैंडलाइन फ़ोन आए, टेलीग्राम आए और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। फिर एक एक किलो आधा किलो के फ़ोन आए नोकिया के। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी तो फ़ोन ऐसे आ गए कि जेब में रख लो, पता नहीं चलता कि फ़ोन रखा है क्या रखा है। ये मोबाइल फ़ोन की जो क्रांति पूरे विश्व में हुई है, इसका असर सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। साथियों, मैं यहाँ दो बातों पर चर्चा करूँगा। एक हमारे रिश्तेदार हैं, अलीगढ़ ज़िले के, गांव में रहते हैं। उनका एक 12 साल का लड़का मोबाइल पे गेम खेलता था। मोबाइल दे रखा था, बच्चों को दे देते हैं जिन पे पैसा होता है और बच्चों से ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं। तो बच्चा मोबाइल पे इस तरह के गेम खेलता था कि बच्चे को जोश आता था। उसके दिमाग में एक गर्मी पैदा होती थी कि दीवार पे मैं भी चढ़ जाऊं, मैं भी छत से नीचे छलांग लगा सकता हूँ। धीरे धीरे वो बातें, वो गेम देख देख के उसके अंदर इतना आक्रोशपना आ गया कि वो मोबाइल रख के दीवार पर चढ़ने लगा। भैंस पर चढ़ जाए तो उससे नीचे कूद जाए, छत पर चढ़ जाए तो उससे कूदने की कोशिश करे, घर वाले उसे रोकें। मोबाइल तो उसका बंद कर दिया, घर वाले उसकी इस हरकत से बड़े परेशान। क्या करें? कपड़ों को उठा के फेंक दे, कुर्सी को उठा के फेंक दे, बर्तनों को हवा में उछाल दे, ऐसी वो क्रियाकलाप करने लगा। गांव के कुछ उसके मोहल्ले के लोगों ने कहा, महिलाओं ने कहा कि इस पे भूत प्रेत का साया हो सकता है, क्योंकि ऐसी हरकतें वही करते हैं जिन पे ऊपरी हवा यानी भूत प्रेत का चक्कर हो। उन्होंने सियाने दीवाने जो देहात में होते हैं, जो भूत प्रेत बताते हैं और उसको उतारने का दावा करते हैं, उनको दिखाया। कुछों ने कहा इस पर 9 भूत हैं, कुछों ने कहा इस पर 11 भूत हैं, किसी ने कहा कि कुछ घर के हैं तो कुछ बाहर के हैं। अब उनकी बातें सुन के घर वाले बड़े परेशान। अब वो भूत प्रेत के चक्कर में उस लड़के की इतनी दुर्गति हुई कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया, लेकिन उसको फ़ायदा कुछ ना हो। फिर उसको उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टरों की नज़र में कुछ जो गांव में जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनकी पकड़ में भी उसकी बीमारी नहीं आई। फिर वो शहर में लाए, वहाँ उसका CT स्कैन वगैरह कराया। फिर एक अनुभवी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको बीमारी कोई नहीं है, इसके दिमाग में सूजन आ गई है। सोचते सोचते या ऐसी क्रियाकलाप ये अपने दिमाग में रचता रहता है, सोचता रहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, वहाँ से कूद जाऊंगा। तो इसकी सूजन आ गई है, सिर्फ वो दूर करनी है। 3 महीने उसका इलाज चला। वो बच्चा आज की तारीख में ठीक है और स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। एक और दूसरी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, रीवा जिले की है। घटना तो 3 महीने पहले की है, लेकिन उस घटना का खुलासा अभी हुआ है पिछले हफ्ते। एक परिवार में सुबह 4 बजे रोना पीटना शुरू हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के गांव वासी इकट्ठे होते हैं, देखते हैं, उसके घर जाते हैं जहां से रोने की आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है। तो एक लड़की चारपाई, 10 वर्ष की लड़की चारपाई पे मृत पड़ी हुई थी और उसके कपड़े भी, कच्छा जो पहने रहती है वो भी फटा हुआ था, चादर पे ब्लड बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी। जो रोने वाले थे लड़की की माँ थी और उसकी 2 बड़ी बहन थी और उसका बड़ा भाई था, पिता भी था। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई,
अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाई कि कोई आया और बच्चे के साथ बलात्कार करके इसको मार कर चला गया। पुलिस ने शुरुआत जांच की अपनी। शुरुआत में पुलिस को कोई भी ऐसा सूत्र हाथ नहीं लगा कि वो अपराधी तक पहुंच जाए जिसने कांड किया है। फिर पुलिस ने अपनी स्तर से गोपनीय जांच की और एक टीम ऐसी गठित की कि गांव वालों को, परिवार वालों को पता न चले कि पुलिस जांच कर रही है। पुलिस 3 महीने की जांच के बाद पुलिस ने जो लड़की मरी थी उसकी मां को उठाया, उस लड़के को उठाया जो उस लड़की का बड़ा भाई था, और उसकी 2 बहनें थीं, उनको पकड़ा कि भाई ये बताइए। उनसे फिर कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस को कुछ ऐसे सूत्र लगे। सूत्र क्या लगे? दरअसल पुलिस ने इस बीच 55 लोगों का डीएनए टेस्ट कराया था। जो चादर पे ब्लड मिला था या जो भी कुछ और मिला थे, दाग धब्बे, उस तरह उनसे पुलिस ने 55 लोगों का डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए में लड़की का जो भाई था उसका डीएनए उस चादर के डीएनए से मैच कर गया। पुलिस को ये सूत्र हाथ लग गया। पुलिस उनसे थाने में लाई और उनसे कड़ाई से पूछताछ करी, तो जो कहानी निकल के आई वो ये आई कि लड़की की हत्या, यानी अपनी छोटी बहन की हत्या उसके बड़े भाई जो 14 वर्षीय था उसने की थी। हत्या करने से पहले उसने उस लड़की के, अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। और जब बहन ने उससे ये कहा कि मैं सुबह पिताजी से ये शिकायत करूँगी कि तूने मेरे साथ गलत किया है, तो भाई नहीं है, तो दुश्मन है, तो उसने उसका गला घोट के उसको रात में वहीं मार दिया। जब भाई ने ये कांड कर दिया तो उसने अपनी माँ को जगाया जो उसी घर दूसरे कमरे में सो रही थी, और जब माँ को जगाया तो उसकी जो और बड़ी बहनें थीं, एक 17 वर्ष की थी, एक 20 वर्ष की थी, वो भी जाग गईं। उनको उसने अपनी पूरी ये कहानी बताई कि मुझसे ऐसा ये पाप हो गया, आप क्या करें। माँ और बहनों ने सोचा कि बहन तो गई, लेकिन भाई अब कानून के शिकंजे में ना फंसे, क्योंकि वो इकलौता भाई था। उन्होंने ऐसी रचना रची कि जो बिस्तर ऐसे थे कि अपने बिस्तर दूर दूर लगा दिए, हटा दिए वहाँ से, और सुबह भाई को बचाने के लिए ऐसा आडंबर, ऐसा ढोंग रचा कि हमारी लड़की को कोई बाहर वाला आके मार गया। छानबीन में ये आया कि वो लड़का, 14 वर्ष का लड़का, मोबाइल पे पॉर्न फिल्म देखता था, अश्लील फिल्में देखता था। तो उसकी मानसिक विकृति इतनी घृणित हो गई, इतनी अश्लीलता से भर गई कि वो हर वक्त वासना में भरा रहता, गर्मी भरी रहती वासना की उसके अंदर, कुविचारी उसके अंदर आते रहते, और उसने ये कांड अपनी बहन के साथ कर दिया। साथियों, मैं टेक्नोलॉजी की बुराई नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे जीवन को सुख सुविधाएं दे रही है। आज मोबाइल से बैठे बैठे हम 1000 किलोमीटर पैसे भेज देते हैं। पहले तो मनी ऑर्डर द्वारा भेजते थे, 8 दिन में 10 दिन में पहुंचते थे, लेकिन आज 1 मिनट में ही पैसा यहाँ से, देश से किसी भी कोने में विश्व में पहुँच जाता है। और भी बहुत से आदान प्रदान हो जाते हैं। बैठे बैठे हम विदेश में किसी से रूबरू बात कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा। कहने का मतलब साथियों मेरा ये है कि ये जो मोबाइल का जो दुरुपयोग हमारे घरों में हो रहा है, नौजवान पीढ़ी कर रही है, छोटे छोटे बच्चों कर रहे हैं, ये आखिर रुकना चाहिए। इससे हमारे देश का ही नुकसान है, हमारे समाज का नुकसान है, परिवार का नुकसान है। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मेरी लड़की लुधियाने में है, वो यहाँ आई हुई थी, उसका 4 साल का लड़का था। वो बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा सकता था। मोबाइल रखा है उसके सामने और वो उसको टच करता जाता है और उसकी मम्मी उसको खाना खिलाती जाती है। साथियों, आज से हम 30 साल 40 साल पहले के दौर में देखते हैं तो पहले जो घर की बुजुर्ग महिलाएं थीं, दादी थीं, बुआ थीं, ताई थीं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जब खाना खिलाती थी तो कहती थी कि खा ले, नहीं तो कौवा ले जाएगा या चिड़िया ले जाएगी या कुत्ता आ जाएगा, वो खा जाएगा। और खाना खिलाते खिलाते उन्हें अच्छी बातें भी बताती रहती थी। आज ये मोबाइल जहाँ एक तरफ अच्छा है, हमारी ज़िंदगी इसने सहूलियतों से भर दी है, वहाँ ये हमारे रिश्ते नाते खा रहा है।
छोटे छोटे बच्चों का बचपन छीन रहा है, उनकी खुशियाँ छीन रहा है, नौजवानों की जवानी खोखली कर रहा है ये मोबाइल। कारण यही है कि इसमें अश्लील पॉर्न फिल्म देखते हैं और उसी हिसाब से वो क्रियाकलाप करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और करते हैं तो फिर वो अपराध बन जाता है। और बनना भी चाहिए इस तरह का कांड अगर करते हैं तो। मेरा तो नौजवानों से यही निवेदन है, घर के अभिभावकों से यही निवेदन है, यही अपील है कि कहीं देर ना हो जाए, अभी जाग जाए हम लोग, अपने बच्चों पे नज़र रखें, जवानों पे नज़र रखें। बच्चों को मोबाइल तो दें, लेकिन उनको इस तरह के गेम खेलने से रोकें जो उनके दिमाग में गर्मी पैदा करे, उनके मानसिक मन में विकार पैदा हो। जवानों से मेरी यही निवेदन है, यही अपील है कि अपने आप को रोको, अपने मन को रोको, अपनी कुत्सित इच्छाओं को रोको, उन पर लगाम लगाओ। कहीं कुछ नहीं है, जीवन बर्बाद है, जवानी बर्बाद है आपकी। जवानी तो अच्छी कहानी लिखने के लिए होती है, बुरी कहानी क्यों लिख रहे हैं आप? आज मोबाइल के द्वारा जो बड़े बड़े गैंग हैं वो इस तरह का अपराध कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग टेक्नोलॉजी का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। बैंकों को चूना लगा रहे हैं, जिन लोगों के बैंकों में पैसे हैं उनको हड़प रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, क्योंकि वो इसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं अपने जीवन में। शॉर्टकट वही लोग अपनाते हैं जो बहुत जल्दी दौलत चाहिए, जिनको पैसा कमाना होता है, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पैसा आए, किसी भी तरीके से आए, अपराध से आए, चोरी से आए, चकोरी से आए, छीना झपटी से आए। मेरा तो उन लोगों से यही अपील है, यही निवेदन है कि भाई ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार ही मिलती है। इस ज़िंदगी में हम लोग ऐसे कर्म ना करें जो हमारे परिवार को कलंकित करें, हमारे समाज को कलंकित करें और हम कानून की बेड़ियों में जकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंच जाएं। साथियों, मेरा यही अंत में कहना है कि हमें सजग रहना है, हमें परिवार के बच्चों पर नज़र रखनी है। हम इतने साधन संपन्न हैं कि उनको मोबाइल उपलब्ध करा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। मोबाइल से पढ़ाई सीखी जाती है, अच्छी अच्छी बातें सीखी जाती हैं, दूर दराज दुनिया भर की खबरें हमें मिलती हैं, इतिहास की जानकारी मिलती है, भूगोल की जानकारी मिलती है, साइंस की जानकारी मिलती है। ये सब चीज़ सीख रहे हैं बच्चे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चीज़ का दुरुपयोग ना हो, बस यही हमें देखना है और अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। मेरी तो घर के अभिभावकों से भी यही अपील है। साथियों, मैं कोई इतना बड़ा नेता या साधु संत नहीं जो मेरे भाषण आप लोग ध्यान से सुने। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर 10 लोग भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और 10 लोगों में अगर 5 लोग भी मेरी बात पे अमल करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। अंत में साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें